विकसित भारत में आप 34 बरस के हो गए हैं। विकसित भारत में 34 वर्ष के हो गए, मतलब मैं नहीं समझा इस बात का। विकसित भारत 2047, विकसित भारत का आधार विकसित भारत, हमें विकसित भारत का सपना लेकर के चले। ये बात कर रहे हैं विकसित भारत की। अरे पहले दिल्ली को विकसित कर लो। चाइना कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है, लेकिन डेवलप होने की राह पे है। हम उस राह पे ही नहीं है। हमारे इंडेक्स तो लगातार गिर रहे हैं। मीडिया का इंडेक्स ही देख लीजिए आप। लेकिन विकसित होने के लिए विकसित ढंग वाले काम करने के लिए आप डिग्रेड हो रहे हैं। आज से पहले इतनी हवा खराब नहीं थी दिल्ली की जितनी आज खराब है। तो इस सरकार में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये क्रिटिसिज्म नहीं झेलना चाहती। यहाँ ये सिविक सेंस है कि एक देश का प्रधानमंत्री कोरोना भगाने के लिए इतनी बड़ी महामारी कह देता है आपको ताली और थाली बजाइए। जो मीडिया को काम करना चाहिए वो मीडिया नहीं कर रही, जो रेल मंत्री को काम करना चाहिए वो रेल मंत्री नहीं कर रहा, जो शिक्षा मंत्री को काम करना चाहिए वो शिक्षा मंत्री नहीं कर रहा। यहाँ तो एक ही नेता है, प्रदेश का सीएम और देश का पीएम। क्या कर रहे हैं नड्डा जी? जिनके अंतर्गत फसाई आती है, लेकिन उनके अंतर्गत मोदी जी की जी हुजूरी आती है। रेल मंत्री का भी आपने देखा है, वो फॉर्च्यूनर में से निकल के बाहर इस तरीके से गमछा घुमाना। आज जितने भी नेता मौजूदा सरकार में हैं उन सबको यही लगता है वो ईश्वरीय रूप। मैंने बोल दिया कि वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर मैं मानता हूँ मोदी जी को। पॉलिटिक्स में भी रिटायरमेंट की जरूरत है। जैसे नीतीश कुमार साहब को रिटायर हो जाना चाहिए, सेम पीएम के साथ भी आप समझिए। मैं उनको देख के भी अब ऐसे नीतीश कुमार वाली फीलिंग महसूस करता हूँ। आपके हिसाब से विकल्प क्या हो सकता है? क्या राहुल गांधी को आप भविष्य का विकल्प देखते हैं? राहुल गांधी से मुझे एक ही शिकायत है कि वो ओवर कर देते हैं बस। क्या सरकारों ने ये जानने की कोशिश की कि भाई सरकारी स्कूलों में बच्चा क्यों नहीं पढ़ना चाहता? सरकारी स्कूलों की स्थितियां क्यों खराब है? क्या अपडेट किया आप 2021 में एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, आपका इम्प्लीमेंटेशन आज भी 0 है। मैं ये कहूंगा कि सरकार स्कूल चला नहीं पा रही, और स्कूल नहीं कुछ नहीं चला पा रही। सर जितने भी आज टीचर हैं मैं उन सबको भी ये कहता हूँ और खुद भी ये मानता हूँ और अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ कि हमें बच्चे को हार स्वीकार करना भी सिखाना होगा। आपने नाम लिया अलक पांडे साहब, खान सर का, तो ये भी आपस में दोस्त हैं, लेकिन बिजनेस में एक दूसरे का काटने में कोई पीछे नहीं है। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अनिल शारदा है। ये मेरा शो पीपल्स अफेयर है और आज हमारे पीपल्स अफेयर में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, माट साहब है। तो हिंदुस्तान में आजकल कोचिंग का बड़ा चलन है। नए नए माट साहब लोग आ रहे हैं जो कुछ करोड़ से शुरू होते हैं, कुछ लाख से शुरू होते हैं और एक बार में 30,000, 40,000, 50,000 करोड़ की कंपनियां बन रही हैं। कई सारी कंपनियां बनी, कुछ ब्लफ साबित हुई, गायब हो गई, कुछ शायद थोड़े दिन में आपको सुनने को मिले। तो इस पूरे इंटरव्यू का मतलब यही है कि हम माट साहब के जीवन को समझें, माट साहब के विचारों को जानें, एजुकेशन के बारे में जानें, भारत का एजुकेशन सेक्टर कहाँ पे इस समय स्टैंड कर रहा है, और कोचिंग माफिया के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। इसी के साथ सबसे ज़रूरी विषय ये भी होगा कि जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम भारत में अभी चल रहा है, क्या लगता है कि 2047 तक हम विकसित भारत या विश्व गुरु जो बनने की एक कवायतें चल रही हैं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, बड़े नेताओं के द्वारा, क्या हम उसे अचीव कर पाएंगे? तो बहुत बहुत स्वागत है अभिनव सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। विकसित भारत में आप 34 बरस के हो गए हैं। विकसित भारत में 34 वर्ष के हो गए, मतलब मैं नहीं समझा इस बात का। विकसित भारत होने के सपने में जरूर 5-7 साल हो गए, जब से सरकारें कह रही हैं कि हम 2047 में विकसित हो जाएंगे। तो कल रात में यही सोच रहा था, जब पता चला आप आ रहे हैं, मयूर विहार से आ रहे हैं, तो मुझे पता चला कि मयूर विहार मेट्रो स्टेशन का नाम बदल के अभी श्री राम मंदिर मयूर विहार किया गया है। तो जिस दर से आज की सरकारों का इंटरेस्ट नाम बदलने में है, तो मेरा डर यही है कहीं ऐसा ना हो कि 2047 में भारत का नाम बदल के विकसित भारत ना कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि देखिए भारत विकसित भारत हो गया। अदरवाइज हम जिस राह पे हैं उससे कहीं नहीं लगता कि हम विकसित भारत की तरफ। प्रॉब्लम क्या हो रही है आप जैसे लोगों को कि आप देश को विकसित भारत होने की तरफ बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं? नहीं, हम राम मंदिर बन रहा है जैसा कि सरकार चाह रही थी। जी ठीक है, बिहार में सीता जी का मंदिर नहीं है तो सीता जी का मंदिर बनाने की प्रक्रिया चल रही है ना। इधर मथुरा को बदला जा रहा है, काशी को बदला जा रहा है। एक्चुअल तो ग्रोथ यही है ना साहब? नहीं, ये एक्चुअल ग्रोथ आप जिस नज़रिए से देख रहे हैं
वो नज़रिया ठीक नहीं है, या मैं कहूँ वो सरकार का ही नज़रिया है, जिससे आप देख रहे हैं जिस देश में या जिस देश की राजधानी में आज भी लोग हवा से मर जा रहे हों, कश्मीरी गेट रेलवे स्टेशन पे तमाम लोग ज़मीन पे सो रहे हों, और हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमने 500 करोड़, मैं भी योगी जी का एक बयान सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि 500 कुछ करोड़ या 800 कुछ करोड़ हम प्रतिमाओं पे खर्च कर रहे हैं, ये प्रतिमाएं बनाएंगे, वो प्रतिमाएं बनाएंगे। ये सब चीज़ें ठीक लगती हैं कि आपके पास फालतू पैसा था, आपने खर्च कर दिया, लेकिन जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी या नहीं होंगी। घर में बच्चा भूखा है और आप प्रसाद बांटने की बात कर रहे हैं कि भैया पहले प्रसाद बटेगा, पूजा होगी, लेकिन घर में बच्चा सुबह से दूध के लिए परेशान है। तो ये वही वाली बात है। तो ये विकसित भारत का अगर हिस्सा है तो फिर इसका कुछ और नाम होगा, क्योंकि विकसित देशों में ऐसा नहीं होता है हाँ। कि मंदिर बनाने को विकसित होने का विकास पैमाना मान लिया जाए। ये विकसित देशों में तो नहीं होता। या तो फिर उन विकसित देशों की डेफिनेशन गलत है। हमें नहीं कहना चाहिए कि हम विकसित हो जाएंगे, या हमें ये कहना चाहिए कि हम स्पिरिचुअली डेवलप्ड हो जाएंगे। ऐसा कुछ आप कहें तो ठीक है, मगर आप विकसित देश की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में फ्रांस आता है। आप विकसित देश की बात करते हैं मेरे दिमाग में स्विट्जरलैंड का पब्लिक ट्रांसपोर्ट आता है। आप विकसित देश की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में एक ऐसा देश चाइना जो 1980 में हमसे बहुत पीछे था, वो मेरे दिमाग में आता है, जिसकी पर कैपिटा इनकम पिछले 10 सालों में डबल हो गई और भारत से बहुत आगे निकल गया। एक पीछे था देश। जब आप विकसित देश की बात करते हैं मेरे दिमाग में साउथ कोरिया आता है कि 1960 में उनके क्या हालत थे। आज उन्होंने सैमसंग, हुंडई जैसी मैन्युफैक्चरिंग इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां लगा के देश को कहाँ पहुंचा दिया, ये मेरे दिमाग में आता है। तो विकसित की तो यही इमेज है ना, किताबों में यही पढ़ाई जाती है, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है। अब उससे बाहर मैं कैसे सोच सकता हूँ? वहाँ नहीं लिखा हुआ है कि विकसित की डेफिनेशन ये है या ये बेंचमार्क है कि अगर देश के अंदर इतने मंदिर बन जाएंगे या इतनी मस्जिद बन जाएंगे तो देश विकसित हो जाएगा। ये पता है तब होता है, जैसे नहीं होता जब आपकी तैयारी अच्छी नहीं होती। पेपर के दौरान आप देखते थे जब तैयारी अच्छी नहीं होती थी तो हम सोचते थे हे भगवान बस किसी तरह हमें बचा ले। वही वाली स्थिति आज हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, हम सही राह पे नहीं है, तो बस हमें लगता है कि हे भगवान हमें बचा ले। और भगवान ऐसे नहीं बचाता है। भगवान भी ये कहता है कि सुनो, आप मंदिर बना रहे हो, मेरी पूजा कर रहे हो, सब बहुत अच्छा है, लेकिन विकसित होने के लिए विकसित ढंग वाले काम करने पड़ेंगे। आप डिग्रेड हो रहे हो। आज से पहले इतनी हवा खराब नहीं थी दिल्ली की जितनी आज खराब है। आज से पहले 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले पानी नहीं खराब था, हमने खराब किया है। और जो देश विकसित हुए हैं उन्होंने खराब चीज़ों को ठीक किया है। हम वो हैं जिसने सही चीज़ों को खराब किया है और खराब पे खराब किए जा रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि यार हम विकसित होने की राह पे हैं। तो ये बेसिकली झूठ बोला जा रहा है। और बस मेरा यही टारगेट रहता है। आज मैं इसलिए डेटा के साथ भी आया क्योंकि मैंने देखा, मैंने पिछले कुछ इंटरव्यू किए तो लोग क्या है, रिसर्च नहीं करते और उनको लगता है कि ये तो झूठ बात है, ऐसा नहीं है। जैसे विकसित होने के लिए सबसे पहले तो यही है कि जीएनआई पर कैपिटा इनकम $14,000 होनी चाहिए, और हम इससे बहुत पीछे, आसपास भी नहीं है इसके। हम विकसित होने के लिए आप देखते हैं कि सबसे पहले एक सिक्योर लाइफ की बात की जाती है। सबसे पहले कि आपकी जिंदगी सिक्योर है या नहीं, सबसे पहला पैरामीटर है। समाज में रहने के लिए सबसे पहला पैरामीटर है। तो मैं आपको कुछ डेटा बताना चाहता हूं कि 2020 में 3,72,000 रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें 1,58,000 लोग मर गए। और हम कह रहे हैं रोड्स हम बहुत अच्छी बना रहे हैं, उसके बावजूद आप देखेंगे कि 2023 में 4,80,000 एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें 1,72,000 लोग मर गए। यानी हमारे यहाँ पिछले 3-4 सालों में रोड एक्सीडेंट्स बढ़ गए, मरने वालों की संख्या बढ़ गई। हमारे यहाँ हमारा रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंचने की बात कर रहा है, और यहाँ लड़कियां घर से निकलकर घर वापसी आएंगी इसके लिए भी सोचती हैं कि बहुत रात हो जाएगी। माँ बाप को चिंता होती है क्योंकि हर 16 मिनट में एक रेप हो जाता है। तो हर 16 मिनट में एक रेप हो जा रहा है। हम वो नहीं दे पा रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि भाई अंतरिक्ष में हमने रॉकेट पहुंचा दिया। तो सिक्योर हम फील नहीं कर रहे। हेल्थ की बात करेंगे आप तो 2022 में 17 लाख लोग हवा से मर गए। आपको पता है 2010 से ये 38% ज्यादा है। यानी हम डिग्रेड कर रहे हैं जब आप उस राह पे ही नहीं है। यानी किसी को माउंटेन पे पहुंचना है, लेकिन वो जितना चढ़ता है उससे कहीं ज्यादा गिर जाता है, तो वो कभी माउंटेन पे पहुंच पाएगा क्या? कभी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन मत साहब मुझे एक बात बताइए, मैंने वो पहला सवाल इसीलिए थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा कि भाई विकसित होना असल में है क्या?
क्योंकि जो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है। नहीं कर रही, कोई भी आप नहीं कर रहा जैसे है। एजुकेटर जो कोई है, भी नहीं। जो मीडिया को काम करना चाहिए वो मीडिया नहीं कर रही, जो रेल मंत्री को काम करना चाहिए वो रेल मंत्री नहीं कर रहा, जो शिक्षा मंत्री को काम करना चाहिए वो शिक्षा मंत्री नहीं कर रहा। हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, लोग कमेंट करके बताएं, आप बताइए हेल्थ मिनिस्टर कौन है? ऑलमोस्ट आपको मैं पूछूं कि मध्य प्रदेश का शिक्षा मंत्री बताइए, कौन है? आप बताइए शिक्षा मंत्री बताइए। नहीं, यहाँ तो एक ही नेता है, प्रदेश का सीएम और देश का पीएम। नेतृत्व का मतलब क्या होता था? मोदी जी एक अच्छे नेतृत्व वाले बंदे थे जिसको लोगों ने चुना था। तो नेतृत्व का मतलब क्या होता है? लीड करना। लीड किसको करा जाता है? क्या मोदी जी देश की जनता को लीड करने के लिए हैं? नहीं, मोदी जी जितने मंत्रालय हैं उनके मिनिस्टर को लीड करने के लिए हैं कि मैंने हेल्थ पे सही आदमी को बिठा दिया है, मैंने फसाई ठीक आदमी के हाथ में दे दिया। नड्डा जी हैं जिनके अंतर्गत फसाई आती है, लेकिन उनके अंतर्गत मोदी जी की जी हुजूरी आती है, नॉट फसाई। फसाई का खुद का कहना है कि 2020 में कितना 28-30% सैंपल 28% सैंपल एडल्टरेटेड थे। रिसेंटली फसाई ने भी कहा है कि 80% प्लस सैंपल लिए गए पनीर के जो नकली थे। क्या कर रहे हैं नड्डा जी? सिर्फ गुलदस्ता थमा रहे हैं इतने सालों से। मोदी जी जहां जाएंगे वो गुलदस्ता थमाएंगे, माला पहनाएंगे, इसके अलावा क्या कर रहे हैं पता ही नहीं। शिक्षा मंत्री अपना काम नहीं कर रहा है। रेल मंत्री का भी आपने देखा, एक वो फॉर्च्यूनर में से निकल के बाहर इस तरीके से गमछा घुमाना, ये एक रेल मंत्री का काम होता है, ये एक लीडर का काम है? आप बताइए। तो ये सब चीजें बहुत चिंताजनक है। देश कोई एक आदमी नहीं चला सकता, उसको अच्छे नेतृत्व की जरूरत का मतलब कि हर वो मिनिस्ट्री एक ऐसे हाथों में जो ठीक काम कर रही है। आप बनाते रहिए, गडकरी जी बनाते रहे बढ़िया बढ़िया रोड, ठीक है। उसके बाद भी रोड आप देखो तो एक लड़का अभी 27 साल का उस पानी में गिर के मर गया था, नोएडा जैसी जगह में हम उसे नहीं बचा पाए थे। एक लड़का दिल्ली में अभी गड्ढे में गिर के मर गया था, जिसपे आपके वाले मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि पुरानी सरकार इतने गड्ढे खोद के गई है। तो यहाँ बस एक काम चल रहा है, जितनी भी सरकारें हैं, मैं खाली इसी सरकार की बात नहीं कर रहा। आप कहेंगे कि मैंने 1980 से कहा कि 1980 से अब तक लगभग 46 साल हो गए कि चाइना हमसे पीछे था, अब बहुत आगे निकल गया। तो सिर्फ एक ही सरकार की गलती नहीं है यहाँ, तो अब जो सरकार आती है वो पिछले वाली सरकार की गलतियां गिनाती है, बस उसी में उसके 5 साल निकल जाते हैं। इसीलिए ये लोग रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा नहीं खर्च करना चाहते, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म विजन का इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है रिजल्ट 5 साल में आएगा, हो सकता है रिजल्ट 6 साल में आएगा। अब सरकारें 5 साल तक चलती हैं, इनको पता है रिजल्ट हमारे कार्यकाल में तो आएगा नहीं, तो हम क्यों ही इन्वेस्ट करें। फिर हम सोचते हैं कि नहीं देश आगे निकल जाएगा, देश आगे निकल जाएगा, तो ऐसे देश आगे नहीं निकल पाएगा। एक मैं अपना व्यक्तिगत घटना बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। थोड़े दिन पहले एक यूट्यूब चैनल ने दूध टेस्ट किया था, अमूल और मदर डेयरी, कंट्री डिलाइट जैसे प्लेटफॉर्म्स का, और उसमें भी कुछ कमियां पाई गई थी। मैं उन दिनों शायद भुवनेश्वर गया हुआ था, वहाँ से लौटने के बाद दूध ऑर्डर करने में मुझे 2 दिन लगे साहब। और ये मेरे साथ जो रघु अभी हैं, रघु इसका एग्जाम्पल है। मैं इनसे 2 दिन से पूछ रहा हूँ कि क्या करूँ, तो मैं बोला चलो 2 दिन दूध नहीं आएगा, मैं मार्केट में पता करता हूँ कि कहीं से डायरेक्ट डिलीवरी वाला आ जाए। फिर हमारा ही न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे न्यूज़ चला रहे होते हैं जिसमें पता चलता है अंडा ख़राब आ रहा है, चावल ख़राब आ रहा है, प्लास्टिक युक्त आ रहा है, फिर घी ख़राब हो गया, दही भी ख़राब हो रही है। अब आदमी समझ नहीं पा रहा है कि किस चीज़ पे भरोसा करे, क्या ख़रीदे और क्या ना ख़रीदे। क्या कोई रूल रेगुलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है? हालांकि ये सवाल कायदे से किसी सरकार के मिनिस्टर से पूछना चाहिए मुझे। हाँ, बिल्कुल। वो मिल नहीं रहे हैं फिलहाल, तो आप वो जब बोल मिलेंगे रहे हैं नहीं, तो हम आपसे जब भी पूछ- आप मिलेंगे तो सबसे पहले आज की डेट में ये ऐसा हो गया है कि आपको बोलना पड़ेगा आप ईश्वरीय रूप हैं, आप ब्रह्मा का रूप हैं। आज जितने भी नेता मौजूदा सरकार में हैं उन सबको यही लगता है वो ईश्वरीय रूप हैं, वो कुछ सुनेंगे ही नहीं, इन मुद्दों पे वो बात ही नहीं करना चाहते। इसीलिए हम जैसे लोगों को बोलना पड़ता है कि हम जो हमसे जुड़े इतने लोग हैं कि हम उनको सही दिशा दे पाएं। कि अगर हम उन्हें नहीं बताएंगे कि आज फूड की ये हालत है, एक बच्चे को मैं नहीं बताऊंगा अपने इंटरव्यू से कि बेटा बाहर मार्केट का खाना इतना ख़राब है कि इससे तुम्हारा लिवर फेल हो जाएगा, इससे तुम्हारा धीरे धीरे किडनी फेल हो जाएगा, कैंसर जैसी आर्सेनिक पाया जा रहा है पनीर में, दूध में, चीज़ों में, तो उससे तुम्हें कैंसर भी हो सकता है। और उसके लिए इलाज के लिए तुम एम्स में भटकते रहोगे, 3-3 बजे लाइन में लाके लगोगे और 4 दिन में नंबर आएगा। हेल्थ व्यवस्था ऐसी है, क्या करे बंदा, खाएगा तो इलाज भी नहीं है बीमार हो गया तो,
पानी में पाए जा रहे हैं ये सब तत्व। और आप एम्स जाएंगे तो वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है कि आप रुक सके कहीं। वही ये बात कर रहे हैं विकसित भारत की। अरे पहले दिल्ली को विकसित कर लो। एम्स तो साउथ एक्स में पड़ता है, साउथ एक्स को विकसित कर लो। वहां पे दिखा दो कि अब कहीं भी PM 2.5 और PM 10 नहीं है, वहीं दिखा दो। ये सब तो कर नहीं रहे। और सरकार का क्या है ना, देखिए सरकार कहती है हमने सोशल मीडिया देखना छोड़ दिया है, हम सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं, वो हमारे हिसाब से चलती है। वो सिर्फ एक ही नैरेटिव दिखा रही है कि हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व को लीड कर रहे हैं, ये सब दिखा रही है। तो सरकार को अच्छा लग रहा है। जब तक आप प्रॉब्लम्स को सुनोगे नहीं, आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, आपके अंदर क्रिटिसिज्म झेलने की क्षमता नहीं आएगी, आप ठीक कैसे करोगे? क्या चाइना पोल्यूटेड नहीं था? आज से 10 साल 15 साल पहले था। बिल्कुल था। उसने एक्सेप्ट किया, उसने ईवी पे शिफ्ट हुआ। वो आज आप देखो उनकी BYD कार आगे आने वाले वक्त में देखना 5 साल में कितना धमाल मचाएगी। हर चीज उन्होंने में आगे बहुत चीजें पे काम किया, सोलर एनर्जी में सबसे आगे इस समय सबसे जाने आगे वाला तो देश उन्होंने है। काम किया। तो वो फिर उस डायरेक्शन में गए कि हाँ ये दिख रहा है कि भाई उनका जो पोल्यूशन है वो कम हो रहा है। तभी तो आप कहेंगे चाइना कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है, लेकिन डेवलप होने की राह पे है। हम उस राह पे ही नहीं है। हमारे इंडेक्स तो लगातार गिर रहे हैं। मीडिया का इंडेक्स ही देख लीजिए आप, 150 देशों में 122 है। अगर किसी भी चीज का आप इंडेक्स देखेंगे तो ये मान के चलिए, पानी में देखेंगे 122 टोटल देश है, उसमें 120वें नंबर पे हैं हम। और आप अभी पिक्चर देखने चली जाइए, वहां पे ऐड आएगा कि मोदी जल मिशन योजना ने पूरे उत्तराखंड के गांव-गांव तक पानी पहुंचाया। उत्तराखंड जहां से पानी निकल रहा है, लगभग नदियां वहीं से आ रही हैं। सारी नदियां वहीं से बह रही हैं। और वो वहां से क्या है, उन्होंने वहां जल मिशन दिया है। बाकी यूपी वालों के लिए जरूरत नहीं है अच्छे पानी की, साफ पानी की। MP वालों के लिए जरूरत नहीं है, उनके लिए भी जरूरत है। भारत में कुछ ऐसा हो गया ना कि जो एक मैं डायलॉग सुना आप करता सब था, छोड़िए, हमारे दिल्ली में ही साफ पानी आपको नहीं मिल रहा है, कहीं और कहाँ ढूंढने जाइएगा। देश की राजधानी का ये हाल है। आप सोचिए, ये लोग सिविक सेंस की बात करते हैं, जहां गंदगी हटाने के बजाय छुपाने पे काम किया जाए कि जो बाइडन या शायद ट्रम्प दिल्ली में आने वाले थे, या मुंबई की बात है, ट्रम्प अहमदाबाद आए थे तब तो की बात है, तब की- और G20 जब हुआ था तब की भी बात है। तो इन्होंने उस स्लम एरियाज को छुपा दिया था। तो यहाँ कहीं गंदगी दीवार को खड़े छुपा किए दिया गए, जाता है, कहीं ग्रीन पर्दे लगा दिए जबकि हटाया जा सकता था। रातों रात कितनी सारी चीजें हो जाती हैं। जो हमारे देश का VIP कल्चर है, उसका आलम यह है कि नेताएं छोड़ दीजिए, आप कमिश्नर ऑफ पुलिस भी हैं, अगर वो किसी रोड से गुजर रहे हैं तो 4-5 पुलिस वाले, 8-9 पुलिस वाले पहले से ही आके ट्रैफिक रोक देंगे, उनकी गाड़ी स्मूथ निकलती है। उनको देश की समस्याएं पता ही नहीं चलती। उस दिन आप देखेंगे कि रोड पे कोई भी ठेले वाला कुछ नहीं दिखेगा, कोई गंदगी नहीं होगी, उनको लगता है सब चंगा से। आप वो जमीन क्या पे है उतर ना, के देखिए तो सही, नेताजी जाते हैं तब भी गाड़ियां फर्राटे से निकल जाती हैं, आपको तो समस्याएं पता ही नहीं चलेंगी, दिखेंगी नहीं। सिविक सेंस का एग्जाम्पल तो यही होगा ना। अभी AI समिट चल रहा था जी। AI समिट में क्या हुआ, VIPs को निकालने के लिए जितने भी विदेश से आए हुए मेहमान बताओ, हो या बताओ, बिल्कुल। हिंदुस्तान के जितने भी सुपर माइंड्स वहाँ पे शामिल होने के लिए गए, सबको सड़क पर पैदल चलना पड़ेगा। 4-4, 5-5 किलोमीटर लोग चल रहे थे ताकि उनको बाहर जाके कैब्स मिल जाए। वही सिविक सेंस के नाम पे, जहां हम कहते हैं हमारी नदियां पवित्र, और पता होगा गंगा आज तैरने लायक नहीं बची है। पीने लायक नहीं बची। तैरने लायक नहीं है, उसके पैरामीटर्स ऐसे हैं जो तैरने के लिए MPN करके होता है, वो 2500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो 82,000 है। हाँ। अब तैरने लायक नहीं बची है गंगा, आप सोचिए। और हम लोग ये कह रहे हैं कि जब दिल्ली में यमुना के साफ करने की बात आई तो इन्होंने क्या किया, एक अलग से यमुना बना दी। ये इनका सिविक सेंस है। और ये सिटीजन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सिविक सेंस नहीं है लोगों के अंदर। और इनके अंदर क्या है कि यमुना साफ करने के बजाय एक नई यमुना बना दी। आपने सुना होगा छठ के टाइम पे नई यमुना बना दी थी। यहाँ ये सिविक सेंस है कि एक देश का प्रधानमंत्री कोरोना भगाने के लिए इतनी बड़ी महामारी कह देता है आपको ताली और थाली बजाइए। मतलब मैं आपसे बहुत बेसिक सवाल ये समझना चाह रहा हूँ कि देश में जो 140-45 करोड़ की जो भी आबादी है, जिसमें से नियर अबाउट 100 करोड़ लोग वोट भी दे रहे होंगे, वो जो 100 करोड़ वोटर हैं, उनके साथ हमारी सरकारें आखिर कर क्या रही हैं? नहीं, 81 करोड़ लोगों को तो 81.35 एग्जैक्ट डेटा करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया जा रहा है। स्कूल बंद करके 93,000 स्कूल बंद हुए पिछले 5 साल में। सोचिए, सरकारी स्कूल बंद हुए हैं और ठेके खूब खोले जा रहे हैं जगह जगह पे। और फिर ये भी कहा जाता है कि नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आज यही हो गया है देश में। मैं आपको बताता हूं कि जो भी धंधा पैसा देगा, रेवेन्यू आएगा, ये चलेगा।
मेरा डर है कि इस रेवेन्यू के चलते एक दिन ये शराब कंपलसरी कर देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। आप देखिए रेवेन्यू के चलते हुआ क्या अभी कि एक शिक्षक है, उन्होंने क्लास में गेमर्स को बुलाया। मैंने इस चीज को थोड़ा मजाकिया लहजे में ये कह दिया कि ये गलत है। नाम लेके आप नहीं बात करते, मैंने तो वीडियो देखा। अलग पांडे की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि गेमर्स को बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो उनको 3-4 साल से देख रहे हैं, वो उनके आइडियल है। इससे क्या होता है कि बच्चा आएगा। अच्छा, ये सिर्फ एक वॉचिंग बढ़ाने का तरीका होता है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अनअकैडमी ने भी ऐसा कुछ किया था। वो भी ऐसे ही करते हैं कि ऐसे लोगों को बुलाना जिससे कि हमारी रीच होगी भाई। वहाँ ऐसे थे लोग भी। जो गाली गलौज करते हैं, मैं उसके बाद उससे पहले ही छोड़ के आ चुका था। अच्छा, तो ये बहुत कॉमन था कि जो लोग गाली गलौज करते हैं उनको बुलाओ, आप प्रमोट करो। फिर आप क्या कहते हैं? उनका जवाब भी आया। उनका जवाब आया कि जो लोग नशा बेच के पैसा कमा रहे हैं वो गलत है, बाकी सब सही है। और गेमिंग इंडस्ट्री इतनी ग्रोइंग है, गेमर्स की क्या कोई रेस्पेक्ट नहीं है? अरे क्यों नहीं है रेस्पेक्ट? रेस्पेक्ट का मतलब क्या है? रेस्पेक्ट का मतलब क्या है? रेस्पेक्ट किसी का कम ज्यादा नहीं है। सवाल ये है कि जिस विषय, जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं वहां शोभा नहीं दे रहा। हाँ। अब किसी के यहाँ पे मौत हुई है और आपने वहां एक डांसर बुला लिया। मैं कह रहा हूँ कि नहीं ये डांस करना यहाँ सही नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपके दिल में डांसर के लिए रेस्पेक्ट नहीं है। जगह सही नहीं है, वक्त सही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एक कोई भी काम ऐसा मेरे करने से 10, 20, 50 हजार लाख लोगों का फ्यूचर खराब हो रहा हो। एक बच्चा जो 7वीं 8वीं क्लास का, उसको नहीं समझ है कि उसको क्या करना है। वो उन गेमर्स से ही सीखता है, देखता है कि अच्छा ये गेम खेल रहा है, चलो मैं भी अपना टारगेट बना लेता हूँ। वो बेंचमार्क सेट कर लेता है। कोई मैंने ये कहते हुए नहीं सुना कि देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड के दौरान कुछ नहीं था तो उन्होंने कहा चलो नाच लेते हैं, गा लेते हैं, गेम खेल लेते हैं और फेमस हो गए। अब दोबारा ऐसा कोविड नहीं आने वाला है। मतलब एक बड़ा जरूरी सवाल है, आपके बातचीत से ही वो सवाल निकल के आ रहा है। आपने जब बोला कि 81 कुछ करोड़ लोगों को भारत सरकार आज भी 5 किलो राशन अनाज देती है। उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली ये जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, नियर अबाउट 93,000 स्कूल पिछले कुछ सालों में बंद हुए हैं। सरकार कहती है कि लो एनरोलमेंट है, इसलिए कुछ स्कूलों को मर्ज भी किया गया है। कुछ हज़ार स्कूलों को मर्ज जरूर किया गया होगा, लेकिन उस भारत के डेवलपमेंट को और उस भारत की पूरी स्थिति को आप इस चीज़ से जज कर सकते हैं कि अगर 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटने की जरूरत पड़ रही है तो वो किस स्थिति में जी रहे होंगे, और जहां स्कूलें बंद हो रही हैं वो कैसे अपने बच्चों का एजुकेशन अफोर्ड कर पाएंगे किसी प्राइवेट स्कूल में, या फिर हमेशा के लिए उनके बच्चों से उनका एजुकेशन ही छीन लिया जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या सरकारों ने ये जानने की कोशिश की कि भाई सरकारी स्कूलों में बच्चा क्यों नहीं पढ़ना चाहता? सरकारी स्कूलों की स्थितियाँ क्यों खराब हैं? जहाँ टीचर को आप सर्वे में लगा दोगे, जहाँ टीचर को आप चुनाव में ड्यूटी पे लगा दोगे, क्या वो टीचर घर पे पढ़ेगा? टीचर की जॉब 10 से 2 की क्यों होती थी? इसीलिए होती थी ताकि बाकी टाइम वो अपने घर पे जाके पढ़ सके और बच्चों को अच्छा सिखा सके। क्या अपडेट किया आप? 2021 में एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, आपका इम्प्लीमेंटेशन आज भी 0 है। आप नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार स्कूल चला नहीं पा रही, और स्कूल नहीं, कुछ नहीं चला पा रही सरकार। एक चीज़ मैं और जाना आपके बारे में जानते हुए, आपके कुछ इंटरव्यू देखने के बाद, कि आपने कहा कि मैं भी अपना जो बेसिक एजुकेशन था वो सरकारी स्कूल से पढ़ा। मैंने 1 से 5वीं क्लास तक सरकारी स्कूलों में पढ़ा। अब आंकड़ा ये भी कहता है कि किसी 5वीं क्लास का जो विद्यार्थी है प्राइमरी स्कूल में अगर पढ़ता है तो उसका जो IQ है वो दूसरे क्लास के किताबों को भी नहीं पढ़ पाता है ढंग से। सही बात है, सही बात है। उन परिस्थितियों में आप वहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचे, मैथ्स को लेकर के आपकी रुचि जगी, आप मैथ्स के इतने बड़े अध्यापक गिने जाते हैं, आप करोड़ों रुपए की अपनी कंपनी बना चुके हैं, बहुत सारे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, या लाखों में आपके दर्शक हैं जो आपके छात्र भी हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि उसी बेसिक एजुकेशन को आज हमारी गवर्नमेंट ने इतना कमज़ोर कर दिया है कि एनरोलमेंट तक नहीं हो पा रही है, और वहाँ का बच्चा एक सब्जेक्ट को लेकर के अपना इंटरेस्ट डेवलप करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो कितना डिफरेंस आया है और इसका आप मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल, आपने बड़ी सही बात पूछी है। होता क्या है ना कि हर 10 साल 15 साल में जैसे जनरेशन चेंज होती है। जो अभी जेन जी जनरेशन है, हमारे बाद वाली जनरेशन
आपकी बात सोच बदलती है, हर चीज को अपडेट होना पड़ता है, जो अपडेट नहीं होता वो खत्म हो जाता है। जैसे नोकिया खत्म हो गई, अपडेट नहीं कर पाई अपने आप को, एंड्रॉयड में नहीं ला पाई, कोई भी चीज आप देखेंगे अपडेशन बहुत जरूरी है। तो भारत की शिक्षा नीति में अपडेशन नहीं हुआ। जो किताबें मेरे पिताजी ने पढ़ी वो मैंने पढ़ी, मेरे बच्चे भी लगभग वही किताबें पढ़ रहे हैं, बस अंतर इतना और है कि उनको वही किताबें स्कूल से खरीदनी पड़ रही हैं मोटे दामों पे, उनको स्कूल की ड्रेस भी वहीं से खरीदनी पड़ रही है, बस्ता भी वहीं से खरीदना पड़ रहा है, जो कि वो अपने मनमाने रेट से बेच रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ, उसको कितना और बेहतर तरीके से कमर्शलाइज किया जा सकता है इस पे फोकस हुआ, कितना और एक बच्चे से पैसा कमाया जा सकता है, वही सब कर रहे हैं, स्कूल भी वही कर रहे हैं, कोचिंग्स भी वही कर रहे हैं, सब वही कर रहे हैं। तो पैसे को आधार बना दिया गया, यानी एजुकेशन भी पूंजी बेस्ड हो गई बेसिकली, कि पैसा कैसे कम सकता है उस पे सबका फोकस है, एजुकेशन बेहतर कैसे हो इस पे किसी का फोकस नहीं है। तो अपडेट ही नहीं हुई। तो आप अगर मेरे टाइम के एजुकेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था कि इंग्लिश को बहुत वैल्यू की जा रही है। मैंने तो 6th क्लास में ABCD सीखी, क्योंकि उस टाइम पे इंग्लिश का मतलब इतना ही था, और आज भी भाषा का मतलब इतना ही होता है कि ये लर्निंग का एक माध्यम है। बट आज आप देखेंगे नहीं, इंग्लिश एक फैशन है कि भाई इंग्लिश आपको आनी चाहिए, इंग्लिश के बिना कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी को कितना ट्रोल आजकल किया जा रहा है कि उनको इंग्लिश नहीं आती, जबकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश नहीं आना इट्स नॉट ए बिग डील। मैं इस पर प्रधानमंत्री जी को कभी नहीं कहता खराब कि नहीं आती तो नहीं आती, उसमें क्या कर सकते हैं, टूटी फूटी बोल लेते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। और वो चाहें तो अभी ट्रांसलेटर रख सकते हैं, बस इतनी गलती है उनकी वो नहीं रख रहे। तो एजुकेशन जो पॉलिसी है वो अपडेट नहीं हुई, एजुकेशन में कोई इनोवेशन नहीं डाला गया। जैसे हमारे टाइम में कुछ और करने को नहीं है इंटरेस्टिंग, हमें किताबों में ही इंटरेस्ट ढूंढना है, ढूंढ पा रहे थे। आज इतना कुछ बच्चे को करने के लिए है, मोबाइल है, सब कुछ है, इतना डिस्ट्रैक्शन है, उसके बीच वो एजुकेशन में मन नहीं लगा पा रहा है। इतनी जगह मन लगा हुआ है, एक ही मन है, कहाँ कहाँ लगेगा। तो एजुकेशन में वो इंटरेस्ट पैदा होना था, वो नहीं कर पाई सरकारें। वो नई एजुकेशन पॉलिसी, हम सिंगापुर की बात करें, चाइना की बात करें, वो हम नहीं कर पाए, ना हम स्किल डाल पाए। हम स्किल कब सिखा रहे हैं? 12th और BA करने के बाद स्किल सिखा रहे हैं। आज आप बताइए, आप ही किसी की जॉब लगवाएं और मैं आपको कहूं कि रिज्यूमे भेज रहा हूं, आपका पहला सवाल होता है क्या किया है? मैं बोलूँगा BA, तो आप अपने मन में ही रिजेक्ट कर देते हैं BA किया, यानी आप BA को कुछ नहीं समझते। तो जिस BA को कोई कुछ नहीं समझ रहा है, वो BA आज भी चल रही है। तो ये आउटडेटेड ही तो है सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम भारत का आउटडेटेड हो चुका है, इसको करेक्ट करने की जरूरत है, जो सरकार की प्रायोरिटी में नहीं दिखता। एक RTI डाली गई जिसमें पूछा गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लागू होगी, जिस पे सरकार का जवाब है कि अभी ऐसा कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया जा सकता। अभी भी अपकमिंग सालों में भी ऐसा नहीं है जहाँ पे ये एजुकेशन पॉलिसी को अपडेट करने की बात कर रहे हैं। मार्ट साहब, जब आप अपने प्राइमरी स्कूल के दिनों की बात कर रहे थे, क्या डिफरेंसेस आया है उस पर भी जब बात हुई हमारी, तो मैं एक और चीज़ समझना चाहता हूँ कि अगर उन दिनों आपके पास यूट्यूब, फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज या आपके जैसे एडुकेटर होते मार्केट में, आपको क्या लगता है कि आपको कितना बेनिफिट मिल सकता था? देखिए, हर वक्त के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। आज यही ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यूट्यूब आया, उसके साथ शॉर्ट्स आए, एंटरटेनमेंट आया एजुकेशन के साथ, कोई कंट्रोलिंग नहीं है तो ज़्यादा एंटरटेनमेंट आया, एजुकेशन उसके बीच में कहीं छुप के रह गई। तो उसका नुकसान भी देखने को मिल रहा है। तो वो भी हो सकता था, उस वक्त डिस्ट्रैक्शन नहीं था तो टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं थी, पर्याप्त वक्त होता था सिलेबस ख़त्म करने के लिए। हम इस चीज़ पे डिपेंड नहीं रहते थे कि लास्ट में 14 दिन बचेंगे और कोई शिक्षक आएगा और कहेगा कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, 14 दिन में सब कुछ ख़त्म कर लेंगे। तो हमारे पास पर्याप्त वक्त होता था कि हम धीरे धीरे चीज़ों को समझें, सीखें। तो वो जो एक स्लो लर्निंग थी वो लॉन्ग टर्म तक दिमाग में रही। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा नुकसान नहीं था। कोई इतना सोशल प्रेशर नहीं था जितना आज एक बच्चे के ऊपर सोशल प्रेशर है। जब आप देखते हैं कि यूट्यूब पे अगर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक बच्चा रैंक 1 ले आता है और ये दिखाया जाता है कि इसके पापा रिक्शा चलाते थे या ये ऐसे घर में रहता है, और देखिए ये रैंक 1 ले आया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, IIT क्रैक कर दिया, तो एक सोशल प्रेशर जो आज है वो उस वक्त इतना नहीं था। उस वक्त हर चीज़ के एक मायने हुआ करते थे, उस वक्त क्रेडिबिलिटी हुआ करती थी। अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी था तो वो पहले टेस्ट लेता था और पास हो गए तब आप IIT की तैयारी के लिए एलिजिबल हो गए। आज ऐसा कुछ नहीं है, बैरियर नहीं है, बस आप पैसे दीजिए और आप IIT की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि IIT और नीट के सपने जिस तरीके से बेचे जा रहे हैं
और किसी तरीके से आप अगर यहाँ पे नहीं सफल हुए तो उसके बाद फिर आपको एक यूपीएससी का सपना या सरकारी नौकरी का सपना बेचा जाएगा, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में 5 साल तक बच्चा करता रहता है, 6 साल तक करता रहता है, घर से इसी बहाने खर्चा मिलता रहता है। तो ये सब चीज़ें उस वक्त नहीं थी, उस वक्त बहुत कुछ क्लियर था। उस वक्त अगर आपको अपनी बात को सत्य साबित करना है तो अखबार है, आप दिखा देते थे कि देखिए अखबार में लिखा है, और मान लिया जाता था ये लड़का ठीक कह रहा है, अखबार में लिखा है। मगर आज वैसा नहीं है कि अखबार में लिखा है तो ठीक ही होगा, या किसी न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा है तो ठीक ही होगा। आज तो मौत की खबरें खराब चला दी जाती हैं और कह दिया जाता है कि धर्मेंद्र जी नहीं रहे, और उसके बाद पता चलता है कि अभी नहीं, अभी तो सांसें चल रही हैं। हाँ, तो लेकिन आजकल बहुत कुछ अलग हो गया है। जैसे आपने पूछा ना, मैं एक चीज़ कहूँगा कि कुछ भी खराब अच्छा नहीं होता, ज़्यादा और कम की बात होती है। दाल में नमक कम है ये ठीक नहीं लग रही है, लेकिन अगर नमक डल जाएगा तो ठीक लगेगी, लेकिन ज़्यादा डल जाएगा तो फिर ठीक नहीं लगेगी। बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। लेकिन जिस स्पेस की मैं बात करना चाहता हूँ असल में इस सवाल के बाद, वो स्पेस ये है कि जब आप ये कह रहे हैं कि बच्चा भी सोचता है कि चलो घर से पैसे आ रहे हैं, मैं यहाँ पे पढ़ाई लिखाई में मशरूफ़ हूँ, या फिर एक सपना होता है, डेडिकेशन होता है कि मुझे जाना है, ये गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उसे क्लियर करना है, मुझे अफसर बनना ही है। 2 तरह के इसमें विचार होते हैं, है ना। पर सवाल ये है कि वो लोग घर से बाहर निकल ही क्यों रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनका जो आधार है वो एजुकेशन में कोचिंग के भरोसे चल रहा है। वो सपने जो, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप जैसे, यानी कि आपका वो प्रोफेशन है, आप जैसे तमाम जितने भी ऐसे कोचिंग संस्थान के टीचर हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के, वो सिर्फ सपने बेच रहे हैं। आप ये मानते हैं? 100% मानता हूँ, ठीक, बिल्कुल मानता हूँ। इमोशंस बेच रहे हैं, गरीबी बेच रहे हैं, और फिर भी कम पड़ जा रहा है। जितना टारगेट लिया था धंधा नहीं हो रहा, तो जमीर भी बेच रहे हैं। मैं तो बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन मैं अगर सच बताऊं तो इतना मोनेटाइजेशन आप उन छात्रों को नहीं दे पा रहे हैं कि अगर वो 3 से 5 लाख 10 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करके आपके कोचिंग संस्थान में, फिर वो चाहे किसी भी विषय को लेकर जितनी के फीस हो। आप बता रहे हैं इतनी फीस बेसिकली यूपीएससी में ही ली जा रही है। हाँ। बाकी में नहीं है उतना। जैसे लाइक आप हमारे वाले फील्ड की बात करें तो 500 600 मैक्सिमम 1000 रुपए में बच्चा तैयारी कर लेता है, उससे ज़्यादा फीस नहीं है। 1 साल 1000 रुपए मैक्स टू मैक्स वो अपनी तैयारी में लगाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं गणित सिखा रहा हूं, और मैं ये कहता हूं कि जो मैं गणित सिखा रहा हूं ये तो मैं ज़िंदगी के हर मोड पे काम आएगा। गणित सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए ही है। अगर आप किसी एसेंचर टीसीएस जैसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ भी एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो पर ये उतना आपके aptitude विचार आपको हैं। आना चाहिए। ये आपके विचार हैं। जो छात्र आपके पास आ रहा है उसका मोटिव बड़ा क्लियर है, या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं आपके पास, आपसे मतलब तमाम लोगों से है। बिल्कुल सही बात है। उनका बिल्कुल एक मोटिव है, वो अपने बच्चे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनाना चाह रहे हैं। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि गवर्नमेंट का एग्जाम निकलवा दिया जाए, आपके एसएससी और सीजीएल पास करने के बाद जो या भी फिर रेलवे हो, बहुत सारी सीबी अपॉर्चुनिटी इंस्पेक्टर हो या कुछ भी हो। तो हम भी इसको दुख की वजह मानते हैं कि आज हर बच्चा सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भाग रहा है, क्योंकि प्राइवेट में भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। कोई स्किल हम उसको नहीं दे पाए 12th क्लास तक, जब तक वो समझदार हुआ कि उसको क्या सीखना है। देखिए 10th में तो बच्चे को इतना भी नहीं पता होना कि कॉमर्स लेनी है, मैथ्स लेनी है। कितने बच्चे आपको रिग्रेट करते मिल जाएंगे, यार मैं मैथ्स लेता तो ठीक रहता, या मैथ्स मेरी अच्छी नहीं थी तो मैं बायोलॉजी लेता तो ठीक रहता। उसको कोई नहीं बताता ये बात। पेरेंट्स ही डिसाइड कर रहे होते हैं 10th 12th ग्रेजुएट। ग्रेजुएशन के बाद उसको समझ में आता है यार मैंने कुछ सीखा नहीं, मुझे तो कोई नहीं पूछ रहा। तब फिर वो सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ता है। उसको पता होता है कि ऐसा कहा जा रहा है कि 8-9 महीने सरकारी नौकरी की तैयारी कर लोगे तो सरकारी नौकरी लग जाएगी। जब वो वहाँ आता है तो वहाँ भी उसकी जो जवानी है वो 20 गज के कमरे में सिमट के रह जा रही है। क्यों? क्योंकि पेपर लीक और तमाम तरीके की अनफेयरनेस, डिस्क्रिपेंसी उस सिस्टम में है कि ये भी एक लकी ड्रॉ या लॉटरी जैसा सिस्टम हो गया है। बहुत कम लोग ही सफल हो पा रहे हैं। तो दुख तो यहाँ भी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो बच्चा तो सरकारी नौकरी का सपना लेकर ही आ रहा है। पर आप ये भी कहते हैं कि मेहनत करने से होगा, मेहनत करने से होगा, मेहनत करने से जो ही मेहनत होगा। करेगा और अच्छा करेगा तो वो ऐसा नहीं होता कि मैं एसएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ तो वो बाकी जगह नहीं कर सकता है। साल में 1 लाख नौकरी अगर निकल रही हैं सारी, सब मिला के सारे डिपार्टमेंट्स में, तो जो ठीक ठीक पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो निकल जाते हैं। जो थोड़े से एवरेज होते हैं, जो 1-2 नंबर से रह गए, वो फिर अगले साल निकल जाते हैं। वैसा चलता रहता है, क्योंकि 60 से 70% बच्चा तो उतना सीरियस ही नहीं होता पढ़ाई के लिए। पर क्या सबको अभिनय शर्मा बन सकता है क्या? अलख पांडे बन सकता है क्या?
खान सर बन सकता है क्या, या विकास दिव्य कीर्ति बन सकता है क्या? नहीं नहीं, और ऐसे टारगेट भी नहीं लेने चाहिए। ये जितने भी लोग हैं, आप जिनकी भी बात कर रहे हैं, जितने भी नाम आपने लिए, ये बेंचमार्क नहीं हो सकते। आप समझिए कि आप एक कोविड आएगा फिर से, और कोविड में कुछ नया होगा, तो नए तरीके के लोग निकलेंगे। लेकिन आप सोचें कि ये यही लोग या इस तरीके के लोग बन जाएंगे कि आज कोई टीचिंग में आएगा और झट से उतना बड़ा नाम बना लेगा, उतने लोगों को जोड़ लेगा। क्योंकि जितने भी नाम आपने लिए, इनको भी नहीं पता था कि हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, हम कहाँ पहुँचेंगे। किसी को नहीं पता होता। ज़िंदगी कोहरे की तरह है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर एक राह मिल जाती है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर एक राह मिल जाती है, ऐसा किसी को भी नहीं होता। तो ये मैं यही आपने सवाल पूछा क्योंकि आजकल लोग इनको हीरो मान लेते हैं। हम सवाल हीरोइज्म को लेकर के हाँ, कि यार मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। ये बनने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि ये गिने चुने लोग बन रहे हैं। तो ये अपवाद हैं बेसिकली, और अपवाद इतिहास क्रिएट करता है। इसको बेंचमार्क मान लेना कि सचिन तेंदुलकर साहब 10th फेल हो गए थे और वो इतने बड़े क्रिकेटर बन गए, मैं भी 10th फेल होकर इतना बड़ा क्रिकेटर बनूंगा, नहीं, ये गलत है ऐसा मानना। आप एक नॉर्मल क्रिकेटर बनना चाहते हैं, अच्छी बात है, बट आप सोचिए कि 10th फेल होकर मुझे क्रिकेटर बनना है सचिन तेंदुलकर की तरह, तो वैसा सपना लेना गलत होगा। क्योंकि इंटर जनरेशनल मोबिलिटी की अगर बात करें तो अमूमन जितने भी बच्चे जिस भी शहर से आ रहे हैं, छोटे गांव से आ रहे हैं, वो जो भी सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, गरीब के घरों के बच्चे ज़्यादातर हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि अगर सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो एक स्टेबल इनकम हो जाएगा, समय दर समय हमारा विकास होता रहेगा। सरकारी नौकरी कोई लग्जरी जीवन तो देता नहीं है, बिल्कुल उतना नहीं ही है है कि बस आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि 2 वक्त का खाना अच्छा होगा और एक रहने की जगह, माँ बाप की दवाइयों का इलाज, ये सब आप अरेंज कर पाएंगे। इतना ही सरकारी नौकरी देती है। और वो बच्चा जो गांव में है, जिसके माँ बाप के पास जमीन नहीं है, धंधा करने के लिए पैसे नहीं है, वो सरकारी नौकरी की तरफ वही मुड़ रहा है। हाँ, लेकिन फिर सवाल वही आ जाता है ना, मतलब कि एक गरीब का घर का जो बच्चा है वो अपने आप को कितना ग्रोथ में देख पा रहा है। क्योंकि कुछ ही लोग हैं इस देश में जो देश को चला भी रहे हैं, अमीर भी हैं। बाकी तो वो लोग चाहे 70,000 की नौकरी कमा ले, चाहे 50,000 की नौकरी, चाहे 30,000 की, गरीब का बच्चा गरीब ही रहता है। वो उसी कैटेगरी के माइंडसेट में होकर के निकलता है। उसके पास नए ऑप्शंस नहीं होते हैं, ना ही व्यवसाय के, क्योंकि उसके पास इतनी पूंजी नहीं है, ना ही बहुत हायर एजुकेशन ले लेने का, ना ही डॉक्टर ही बन जाने का। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सपने होते हैं कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, बड़ा इंजीनियर बनना चाहता है, नहीं कर पाता है। हम उनके लिए स्पेस क्या दे रहे हैं, या सरकार क्या दे रही है, या आप कई बार बोलते हैं कि मैं अगर शिक्षा मंत्री होता, तो आप अगर होते तो क्या ऐसे अमूलचूल बदलाव कर पाते कि उस व्यक्ति तक, अगर वो अपना सपना पूरा करना चाहता है तो आप पहुंच पाते? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पॉलिसी पहुंच पाती? आपकी बातें बिल्कुल एकदम सही हैं। मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो मैं कभी भी नहीं कहता हूँ कि कोई सफलता अंतिम है। एक बच्चा जो गांव से निकलता है, अगर मैं कहूँ कि उसको सरकारी नौकरी मिल गई और उसका जीवन सफल हो गया, सफलता उसके लिए अंतिम है, तो अंतिम नहीं होती। आप कितने लोगों को देखते होंगे कि उसने छोटी नौकरी ली, पहले वो कांस्टेबल लगा, फिर वो तैयारी करने लगता है कि यार मैं सब इंस्पेक्टर लग जाऊँ। सब इंस्पेक्टर लगने के बाद उसकी कोशिश होती है मैं जीएसटी इंस्पेक्टर लग जाऊँ। जीएसटी इंस्पेक्टर लगने के बाद उसकी कोशिश होती है कि यार मैं यूपीएससी क्रैक करूँ, और वो चलता रहता है। और कितने लोगों ने यूपीएससी क्रैक करने के बाद भी छोड़ दिया, ठीक है, वो और चीज़ें करने लगे। आज मैक्सिमम यूपीएससी में सेलेक्ट हुए लोग आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। तो ये तो लाइफ के हर मोड पे आपको अलग अलग तरीके से सफल होना पड़ेगा अगर आपको एक खुशहाल जीवन जीना है, आप एक ही ज़िंदगी में। लेकिन ये पहली सीढ़ी जरूर होती है जहां हम कहते हैं कि आप 6 से 7 महीने की तैयारी, 8 महीने की सीरियस तैयारी करें, तो शायद आपको वो सीढ़ी मिल जाएगी जहां से आप जीवन में आगे भी और कुछ कर पाएंगे। सरकारी नौकरी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। सरकार को ये सोचना भी चाहिए कि क्यों आज ऐसे हालात हैं कि एक पीएचडी वाला चपरासी का फॉर्म भरने के लिए मजबूर है। तो क्या हम पीएचडी वाले के लिए नौकरी क्यों नहीं क्रिएट कर पाए? आप सोचिए, हम जहां विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, वहां टीचर खुद नकल से सेलेक्ट हो जा रहे हैं। आपने बंगाल वाला केस देखा होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल बाद टीचर भर्ती कैंसिल की, लोगों की नौकरियां छीनी क्योंकि लोग पैसे दे के आ गए थे। जहां शिक्षक ही ये अध्याय पढ़ा रहे हों करप्शन का, तो वहां के बच्चे क्या सीखेंगे? अच्छा, इस बात की जानकारी तो आपको भी होगी, मुझे भी है। गांव में जो टीईटी पास करके बच्चे आ रहे थे, या
प्राइमरी स्कूलों में जो टीचर भर्ती हो रहा था, शिक्षा मित्र बनाने की जो योजनाएं चालू हुई थी, उसमें ये होता था कि मुखिया के हाथ में बहुत सारे ऐसे अपॉइंटमेंट होते थे, पैसे दिए जाते थे, वो नौकरी आपकी हो जाती नौकरी वही मैं वही कह रहा हूँ। ये सरकार को भी देखना था कि ये जो शिक्षा मंत्री रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये सब सरकार ने पैसे बचाने के लिए किए। किस कॉस्ट पे किए? जिसको हम देश का भविष्य कह रहे हैं, फ्यूचर कह रहे हैं। ये सोचिए, हर जगह इन्होंने जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वाला सिस्टम लेके आए, ये उसका नतीजा है कि हमें परमानेंट शिक्षक नहीं भर्ती करने, एडहॉक वाले शिक्षक रहेंगे। तो जिस आदमी को खुद अपनी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, तो वो क्या बच्चों को सिखा पाएगा? वो तो खुद हर वक्त एक डर में जी रहा है कि कहीं मेरी भी सरकारी नौकरी लग जाए। वो बच्चों को क्या ज्ञान दे पाएगा? तो ये प्रॉब्लम रही। और आज जैसे अग्निवीर को लेकर के इतना विरोध होता है, आज सरकारी नौकरियां इसलिए कम हो गई क्योंकि सरकार संविदा पे लोगों को रखने लगी। लोगों का कहना ये है कि लोग काम नहीं करते, अब वो डर में काम करेंगे। मतलब देखिए, दो तरीके होते हैं काम कराने के। एक, ये बंदा आपके पास काम कर रहा है, आप इसकी 3 महीने की सैलरी रोक के रखिए ताकि ये जाए ना, इसे रोकने के। एक तरीका होता है कि आप इसको टाइम टू टाइम सैलरी दीजिए, ये इस खुशी में रुका रहेगा कि हाँ। अब आप बताइए कि कौन सा अपनाना है। तो सरकार ने एक नेगेटिव वे अपनाया। बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे, स्कूल बंद कर दो। लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, पहले ऐसा देखा गया है पास्ट में, तो लोगों को टेम्परेरी कर दो। लोग ठीक से काम क्यों नहीं कर रहे थे? फिर हम किस ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे, हम किस डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे, जहां हम आज भी करप्शन कम नहीं कर पा रहे। मैं आपको एक आंकड़े देते हुए एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 2023 में कोटा में 26 छात्र आत्महत्याएं दर्ज हुई, 2024 में 17 और 2025 से अब तक करीब 14 बच्चों ने सुसाइड किया है। आंकड़े भले कम हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हर संख्या के पीछे एक छात्र है। वो सिर्फ संख्या नहीं है, उसके पीछे एक पूरा परिवार भी होता है। IIM बेंगलोर की 2023 की स्टडी कहती है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रेशर, सोशल आइसोलेशन और रैंक की आइडेंटिटी इतना मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रही है छात्रों पर कि वो मजबूर हो जा रहा है ऐसे कदम उठाने के लिए। इस पर आपका क्या राय है? नहीं, आपने बड़ा सही सवाल पूछा है। देखिए, जब कोचिंग का रिजल्ट आता है तो आप देखते होंगे, जब रिजल्ट आता है बच्चों का, तो आप देखते होंगे कि किस तरीके से कोचिंग वाले पागल हो जाते हैं। रैंक 1 हमारा है, पहले से ही ऑफर्स निकलने चालू हो जाते हैं कि मैं रैंक 1 को फला गाड़ी दूंगा, मैं रैंक 1 को ये वाली गाड़ी दूंगा। तो बच्चे को जो लगता है, आज बच्चे को भी हम अनइथिकल राय पे ढकेल रहे हैं। हमारे एसएससी के फील्ड में तो ऐसा तक हुआ कि टॉपर्स के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाले गए। मैंने उस चीज़ को एक्सपोज किया था। तो क्या है कि तो बच्चा क्या है, अब जिसका ऑफर उसको अच्छा लगेगा वो उसके पास चला जाता है और कह देता है कि जी मैं यहाँ से पढ़ा हुआ हूँ। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बेसिकली, सिलेक्शन ओरिएंटेड मॉडल कह सकते हैं इसको। हाँ, इस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी किसकी थी? भारत सरकार की। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है दृष्टि IAS, उसने क्या किया, जो बच्चे उसके यहाँ केवल इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए आए थे, जस्ट एनरोल्ड फॉर इंटरव्यू प्रोग्राम, जबकि एक लंबा प्रोसेस होता है यूपीएससी क्रैक करना, उन्होंने उनकी फोटो छाप दी। इससे उन पे 3 लाख का जुर्माना हुआ। यानी गलत बात, पढ़ाई उन्होंने कहीं और की और इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए वो वहां पे आए नहीं। एक्चुअली क्या होता है, आपका मेंस निकल गया, अब मैं आपके पीछे लग जाऊंगा, आप इंटरव्यू का हमारे यहाँ आइए, 2 लाख रुपए तो हम आपको पहले ही दे रहे हैं, हम आपके रहने खाने का खर्चा भी उठाएंगे, VIP होटल में रखेंगे, सब कुछ। तो आप भी सोचेंगे यार ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी भी होगी, पैसा भी मिल रहा है, क्या दिक्कत है, चले जाएंगे आप। आता कोई नहीं है ऐसे करने। अब आप चले गए तो आपने देखा यार ये तो सही है, दोबारा आप फिर वही गलती करते हो और 5 लाख का जुर्माना पड़ता है। छात्रों को ये समझ में नहीं आता है कि ये कोचिंग संस्थाएं हमें क्यों बुला रही हैं? हाँ, उनको समझ में आता है, उनका भी तो फायदा हो रहा है ना। बच्चे को तैयारी करनी है, वो जाएगा ना कहीं तैयारी करने। तो उसको पता है, उसको इतनी गणित नहीं है कि ये कोचिंग संस्थान मेरे नाम पे 364 करोड़ रुपए कमाएंगे, नहीं पता होता उसको। अगली बार फिर वो वही गलती करता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, और फिर वो 5 लाख का जुर्माना लगता है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि सोचिए, एक बार अगर किसी कोचिंग को आपकी गलती बता दी गई सरकार द्वारा, फिर भी वो कर रही है, क्यों? क्योंकि उसको पता है इस 3 लाख से वो 365 करोड़ का धंधा कर रहे हैं, इतना पैसा वो कमा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, 5 लाख जुर्माना भर देंगे। और वो कैसे कैसे कमा रहे हैं, जरा इस पे भी नजर डालिए। अगर आप ही देखिए, जब आप तैयारी करने जाते हैं और आप देखते हैं इनका तो रैंक 1 आया, इनके यहाँ से ये बच्चा पढ़ा है, जो बच्चा इंटरव्यू प्रोग्राम में है उसको आपने क्लास में बुला लिया, इंट्रोड्यूस कर दिया और उसने कह दिया मैंने सर से ये सीखा, मैंने सर से वो सीखा, तो उससे कितने बच्चे इमोशनली अरेस्ट हो गए।
ऑनलाइन में क्या है, इमोशनली अरेस्ट हो जाता है बच्चा, यार सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, सर की इतनी बातें हो रही हैं, वो भी वहाँ एडमिशन ले लेगा। यानी उस एक बच्चे से मैंने 1000 बच्चों का भी एडमिशन किया, 3 लाख फीस से मल्टीप्लाई करो तो कितने बच्चे हो गए। तो बेसिकली ये है सपना बेचने वाली। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, कंज्यूमर फॉर्म की, कि वो अगर उसको ये मिला था कि जुर्माना दोबारा लगाना है तो दोबारा में कम से कम 500 करोड़ का जुर्माना लगना चाहिए था, ताकि वो गलती अगली बार से ना करे, मजबूर हो जाए। अभी आप 5 लाख का जुर्माना लगाएंगे तो क्या होगा, उसको पता है कि इससे 300 करोड़ 400 करोड़ बन रहे हैं। तो कोचिंग क्या करती है, जैसे रैंक 1 आता है ना, हाईजैक कर लेती है कि रैंक 1 हम लेके आए, और उसका इतना प्रचार होगा, उसके घर चले जाएगा मास्टर ऑनलाइन वाला तो इतना पागल हो गया, वो सीधे घर पे अटैक कर देता है बच्चे के। अब उसके मम्मी पापा बैठे हुए हैं, मजबूरी में बच्चे के मुंह पे माइक लगा दिया, कैसा लग रहा है तुम्हें हमसे मिलके। बच्चा चाह भी रहा है कि मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, मगर वो कह रहा है कि गुरुजी अच्छा लग रहा है, कि कैसा लगा था, मैंने पढ़ाया था, भले ही उसने 6 जगह से पढ़ाया, अरे आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था। मजबूरी बन जाती है। वहीं पे फिर एक चेक करता है, अरे तुम्हारी हालत ऐसी है, ये लो तुम, इतना चेक तुम्हारे नाम। अब ये देख लिया। अब जिन बच्चों की मरने की बात आप कर रहे थे, वो बच्चा इन्हीं सब चीजों को देख के प्रेशर में आता है। क्या इनको नहीं पता होता कि इन्होंने 1 लाख बच्चे पढ़ाए हैं और 100 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो 99,900 बच्चे दुख में होंगे, मगर ये मुस्कुराते हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। जितने भी आज टीचर हैं, मैं उन सबको भी ये कहता हूँ और खुद भी ये मानता हूँ और अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ कि हमें बच्चे को हार स्वीकार करना भी सिखाना होगा। हम उसके ऊपर इतना प्रेशर जीत का ना बना दे कि वो सुसाइड तक की स्थिति में पहुंच जाता है। मेंटल प्रॉब्लम ही तो है कि एक बच्चा सुसाइड कर लेता है, हमने उसको इतना तोड़ दिया मेंटली कि यार वो नहीं कर पाया। तो अच्छा, इसमें कितना पेरेंट्स और कितना कोचिंग संस्थाओं की भूमिका है? बच्चा अगर सुसाइड कर रहा है तो कोचिंग संस्थान की ही भूमिका है, वो जो पेरेंट्स उस माध्यम से बच्चे के पास पहुंच रहा है। वो तो सिर्फ बच्चों को हाईजैक नहीं किया जा रहा है, पेरेंट्स के दिमाग को हाईजैक। पेरेंट्स कहते हैं बच्चे को, देख वो बच्चा तो मोबाइल बेचता था, तुझे तो हमने इतने पैसे दिए, ऐसा किया। हमारे यहाँ क्या है, आप एक 10th क्लास के बच्चे को मिलते हो, क्या पूछते हो, मार्क्स कितने आए हैं? जैसे उसने बोल दिया ना 80% या 70%, आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि ये लो IQ है, हाई IQ है। आप ये तक नहीं पूछते कि बेटा गणित में कितने थे, साइंस में कितने थे, नहीं, आपने सिर्फ इसके क्युमुलेटिव परसेंटेज से डिसाइड कर लिया बच्चे का IQ लेवल क्या है। तो जहां समाज परसेंटेज से एक बच्चे के IQ लेवल को डिसाइड कर रहा है, उसकी इज्जत को डिसाइड कर रहा है, कितनी देनी है कितनी नहीं देनी, एक बच्चे को ये सिखाया जा रहा है कि परसेंटेज डिसाइड करेगा तू लाइफ में कितना आगे जाएगा, तो वो बच्चा क्या सीखेगा? उसके ऊपर तो एक प्रेशर बिल्ड हो जाएगा ना। 10th क्लास के बच्चा कितना स्पेस है उसके दिमाग में जो वो बाकी सारी चीजें सोच लेगा जो हम इस लेवल पे अब सोच पाते हैं, नहीं पता होता। उसे तो लगता है मार्क्स लाना, नहीं आए तो सब कुछ खत्म है। उसको ये दिखा दिया जाता है कि अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आए तो दुनिया यही है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो मान लीजिए आपने दृष्टि IAS का नाम लिया, या इसके पहले और भी जितने IAS बनाने के प्रोग्राम चलाने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, वो असल में पहले तो मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि ये लोग अपने नाम के आगे IAS कैसे लगा लेते हैं, यही गलत है। मतलब कैसे लगा सकते हैं IAS? आप IAS बनने के लिए कोचिंग दे रहे हो, आपके नाम के आगे IAS लगाया हुआ है, इस पे भी सरकारों का कोई ध्यान नहीं है, कोई PIL नहीं पढ़ रही है, तो खैर किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं है। मैं बस यही आपसे पूछना चाहता था कि फीस रेगुलेशन को लेकर के आखिर कुछ है हमारे सिस्टम में, क्यों? क्योंकि अगर UK की बात करूं मैं, तो एजुकेशन एक्ट के तहत प्राइवेट ट्यूटरिंग फीस को लेकर के वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, बहुत मैंडेटरी रखा हुआ है। फ्रांस में भी सेम है, टैक्स रेगुलेशन है, वहाँ पे ओवरसाइट करते हैं वो लोग, प्राइवेट कोचिंग को बहुत ध्यान से। यहाँ पे मैं आपको बता देता भारत में ऐसा कोई फ्रेमवर्क देखने को नहीं मिलता। अगर एक बार गलती से फीस जमा कर दी भाई साहब, तो आपके जूते घिस जाएंगे, रगड़ते रगड़ते आपको वो फीस वापस नहीं मिलेगी, इतना बुरा हाल है। ये क्वेश्चन इसलिए है कि अगर मैं आपके यहाँ पढ़ने आता हूँ और अगर आप मुझे नहीं पसंद में आते हैं, मैं बस आपके पास इसलिए आ गया क्योंकि मैं कहीं गया तो सबसे ज़्यादा पोस्टर आपके दिखाई दिए, सबसे ज्यादा वीडियो रील्स जो कि आजकल टीचर्स के रूप में, हाँ, अरे झूठा प्रोपेगेंडा टीचर्स फैला रहे हैं यार, इतने दुख का विषय है। एक टीचर को मैं देख रहा हूँ, उनका टाइटल लिखा हुआ है कि फला सर इन CBSE। अब बच्चा देखेगा खोल के, और कोई वो CBSE में नहीं है, वो बता रहे मैं CBSE के सामने चाय पीने आया हूँ। अब इससे बच्चे के दिमाग में क्या एक 10th
क्लास का बच्चा, उन्होंने लिख दिया, ऊपर टाइटल में भी लिखा हुआ, बच्चा सोचता है यार सर की बड़ी जुगाड़ है, सर को तो क्वेश्चन पता होंगे। फिर हम एक बच्चे से उम्मीद करते हैं ये इनोवेशन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम तो गारंटी दे रहे हैं कि सारे सवाल फंसा देंगे। क्यों फंसाने हैं सारे सवाल? आप तो कंप्लीट सिलेबस पढ़ाइए ना उसको, वो अपने आप डील करेगा सवालों से। हमारे टाइम पे गाइड बैन थे, दुकानदार भी नहीं बेचते थे गाइड, क्योंकि गाइड से दिमाग स्लो हो जाता है। जब एक बच्चे को सब कुछ आप परोस दोगे, अगर आप अपनी बॉडी को विटामिन बी डी इन सब के सप्लीमेंट शुरू से देने लगो तो ये बॉडी अपने आप ये सप्लीमेंट बनाना बंद कर देगी। अरे हमारे टाइम में तो टीचर्स ऐसे भी होते थे कि उनको पता चल जाता था कि ये गाइड का आंसर लिख के आया बच्चा। क्या बात कर रहे हो आप? बिल्कुल होता था। और वो फिर काट देते थे कि गाइड का कोई आंसर लिखा, हाँ, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो ये सिखाते थे कि किस तरीके से आपको सोच समझ के समराइज करना है जो चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। इस चीज का दौर था। बट अभी नहीं, अभी टीचर क्या करे, सब कुछ फंसा देंगे। बच्चे पे एक प्रेशर है, सुबह 4 बजे आ जाना, डिट्टो पेपर यहीं से आएगा। फिर एक गाना लग जाएगा रील में पीछे, बड़ी बात इंडस्ट्री के लोगों से, पिक्चर चली तेरे, पता नहीं वो गाना लग जाएगा पीछे से। और बच्चे को लगता है 10th क्लास के बच्चे के पास कितना दिमाग होता है। इन कोचिंग इंडस्ट्री वालों ने, स्कूल वालों ने तो हालत खराब की थी। आप बताइए स्कूल का इस चीज के लिए विरोध होता था या नहीं कि वो महंगे बस्ते बेचते हैं? होता था इस बात का विरोध। किताबें वो अपनी क्यों देते हैं? बस्ता बच्चा कहीं भी बाहर से ले लेगा। यूनिफॉर्म के लिए होता था, हर एक चीज के लिए होता था। हर एक चीज के लिए होता था। भाई आप कलर डिसाइड कर लो, कपड़ा किसी का भी कम ज्यादा हो सकता है, बट इन लोगों ने उसका निकाल दिया। यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म सबकी एक जैसी दिखनी चाहिए, यहाँ तक ठीक था। कोचिंग वाले क्यों कर रहे हैं? कोचिंग वाले अपनी टी शर्ट बेच रहे हैं, कोचिंग वाले अपने बस्ता बेच रहे हैं, बैग बेच रहे हैं। फिर मैं कैसे ना कहूँ कि एजुकेशन का कॉमर्शलाइजेशन हो गया। आप जिस हद तक भी कोशिश कर सकते हैं वो सारी कोशिशें तो कर ही रहे हैं। तो कोचिंग वालों ने भी, ऐसा नहीं है कि कोई एजुकेशन में, अब पता है, पर इसमें एक जवाब अभी रहता है। मैं सेम कि जितने भी इंस्टीट्यूशन तो हैं, हम इसमें बड़ा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। बायजूस जैसी कंपनी का, कंपनी कोलैप्स कर गई, ख़त्म हो गई। उसमें लाखों स्टूडेंट ऐसे थे जिनको पैसे रिटर्न नहीं मिले अपने एजुकेशन का। तो मेरा सवाल ये है, जबरदस्ती वो कंपनी बच्चों के घर जा जाके लोगों को भेज के निकलवाया करती थी। लोन प्रोसेस होता था, EMIs पे आपको कोर्स दे देंगे जबरदस्ती, और लोगों ने कोर्स खरीदे कि चलो ठीक है हमारा बच्चा आगे बढ़ जाएगा, और वो कंपनी डूब गई। ऐसे ही एक और कंपनी अनअकैडमी है, जिन्होंने अभी अपने ऑफलाइन सेंटर्स बंद किए हैं। अब ऑफलाइन सेंटर्स बंद करना इतना आसान डिसीजन नहीं होता, क्योंकि बच्चा क्या है, छात्रों ने अभी प्रोटेस्ट भी किया, प्रोटेस्ट भी किया। तो आप या तो बताओ, हमारे पैसे रिटर्न कर दीजिए, तो आप बच्चों के पैसे रिटर्न या करो, कोर्स पूरा करवाइए। कोर्स पूरा, लेकिन हमने पैसा ऑफलाइन के रिटर्न लिए करना पैसा भी अपने दिया आप में अनइथिकल है कि आपने कोर्स पूरा करने की जिम्मेदारी ली थी तो आप कोर्स पूरा करवाइए। भले ही कहीं एक छोटी सी जगह लेकर के आप रेंट पे बच्चों को बोल दीजिए कि आप थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो जाइए, यहाँ पे आप करेंगे, आप अपना स्टैंडर्ड गिरा लीजिए, बट लोगों के भविष्य से मत खेलिए, उनके पैसे से मत खेलिए। एक बच्चा जो सरकारी नौकरी का सपना लेकर के आ रहा है वो बहुत अमीर नहीं है, उसके लिए एक एक पैसा मायने रखता है। तो ये तो टोटली स्कैम है ना? टोटली स्कैम है। अब आप बताओ इस स्कैम के बाद कितने और ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो आगे आ गए कि नहीं हम इन बच्चों की मदद करेंगे? कोई नहीं आता आगे। सबको आगे वहीं आना होता है जहां लगता है कि यहाँ पे मुझे हाइप मिलेगी। एसएससी का केस था, एसएससी का प्रोटेस्ट आपने देखा। उस केस के लिए हमने खूब बड़ी बड़ी कंपनियों के फाउंडर से, ये जो बनते हैं कि हमने इतने लाख के चेक बांट दिए, फला कर दिया, ढिका कर दिया, खूब पैसे वहां किसी ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इससे हमारा क्या फायदा होने वाला है। तो आज कोई किसी को एक केला भी दे रहा है, वो तभी दे रहा है जब उसका टारगेट है कि मेरी रील पे कम से कम 10,000 व्यू तो आएंगे केला देते हुए, तो ही वो केला देने को सफल मान रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है केले पे। मैं ये आपके ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ आपका सगा नहीं है। वो कुछ भी कर रहा है तो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि भैया रील से मुझे पैसे आ जाएंगे, बात खत्म, मेरा वसूल हो जाएगा, इतने लोगों को पता चल गया, मैंने इतने चेक बांट दिए। लेकिन और हमारा ये नहीं था कि प्रोटेस्ट होना चाहिए, हमारा ये था कि सरकार अगर ये पूछना चाह रही है सीधे तरीके से आपकी मांगें क्या हैं, और उसने कह दिया है कि हम आपको 1 हफ्ते बाद फिर मिलेंगे, आप बता दीजिए क्या क्या दिक्कत है। क्योंकि मैं अक्सर, लोगों को शायद लगता होगा कि मैं कोई सरकार हटाने की बात कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं की। मैं सिर्फ सरकार को जगाने की बात करता हूँ, लोगों को जगाने की बात करता हूँ। मेरा सत्ता से, इस पार्टी से, उस पार्टी से, किसी भी पार्टी से कोई मोह नहीं है। लेकिन फिर भी किस पार्टी की तरफ जाएंगे अगर मौका मिला तो? अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं। उसमें तकलीफ यही है कि देखिए जीवन के हर मोड़ पे गुलामी है। पैदा हुए घर वाले, समाज, इनकी गुलामियों में उलझे रहे, उनके हिसाब से चीज़ें करनी है, 4 लोग क्या कहेंगे। बड़े हुए पैसा कमाने की उलझनों में लग गए, कैसे जीवन चलेगा,
वहाँ जहाँ नौकरी की वहाँ गुलामी टाइप की। अब बचा हुआ जीवन है, इसमें भी किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें तो वहाँ उस पार्टी की मुखिया की गुलामी करना, उसको ये कहना कि आप साहब ब्रह्मा स्वरूप हैं, आप ईश्वरीय रूप हैं, आप बायोलॉजिकल नहीं हैं, ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा लगता नहीं है कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह पाएंगी, क्योंकि हमने हमेशा घर हो बाहर हो गलत को गलत और सही को सही कहा है। तो अभी तक कोई ऐसा लगता नहीं है। और जब आप ये कहते हैं कि नौकरियों में भी गुलामी करना पड़ता है, तो आपको एक चीज़ पता है कि किसी को 50 करोड़ रुपए मिले और 1 घंटे के क्लास के करीब 1.5 लाख रुपए मिले, तो ऐसी गुलामी कौन नहीं करना चाहेगा? हाँ, ये बड़ा सवाल आपने पूछ लिया, अच्छा हुआ ये आज क्लियर कर देते हैं। मैंने एक वीडियो में ये बोला था कि मैं ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ रुपए लेता हूँ, बट ज्वाइन करूँगा कभी कहीं तभी तो। मैंने तो ज्वाइन किया नहीं। उस वीडियो के बाद ऐसा तो है नहीं कि मैंने कहीं ज्वाइन किया तो वो 50 करोड़ रुपए तो आए नहीं। तो लोगों को क्या है ना, तब से ऐसा हो गया है कि मैंने 50 करोड़ बोल दिया है तो वो 50 करोड़ मेरे पास आ गए हैं, मैंने ज्वाइनिंग। अब मान लो मैं बोल दूं आज आपके वीडियो में कह दूं कि भाई मैं तो 100 करोड़ रुपए लूंगा ज्वाइन, अब कोई दे नहीं रहा तो ज्वाइन होगा नहीं, या कोई दे रहा है तो ऐसा काम करा रहा है जो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो कैसे मिलेंगे वो? तो ये बात क्लियर कर देता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से कि कोई ऐसे 50 करोड़ मिले नहीं मुझे। नहीं, लेकिन मतलब क्योंकि एक बहुत 107 करोड़ रुपए आई थिंक खान सर को भी किसी ने ऑफर किया था। ये भी चलता है। वही वो कितनी सच्चाई है इन सब पांडे चीजों सर में? को 75 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे, खान सर को 107 करोड़। अभी आप उनसे सचमुच होता है क्या इतना पैसा? मैंने तो उनसे सुना है, अब पता नहीं, ये तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, बट ये सब बातें तो हैं ही सोशल मीडिया पे वायरल नहीं इतनी। खान सर ने बिहार में हॉस्पिटल बना दिया है। आप गए वहाँ हॉस्पिटल में? नहीं अभी तक। नहीं, मैं गया तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है। मुझे कहीं ऐसा सुनने में आया था, वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ मैं, कि शायद कुछ फ्लोर हैं जहाँ पे वो हॉस्पिटल चलता है। आपके तो दोस्त होंगे, आपको तो पता ही होगा। नहीं, अगर कोई दोस्त, देखिए यहाँ पे जो ये दोस्ती वाला बड़ा यूज होता है, आप थोड़ी देर बाद, मैं ये दोस्ती वाला क्लियर कर देता हूँ पहले। सब दोस्त हैं, ऐसा नहीं है कि कोई दोस्त नहीं है। आज आपसे मुलाकात हुई है, हम लोग आपस में दोस्त हो गए। हो सकता है आप इस दोस्ती की जड़ें कितनी गहरी हों। जैसे लोग कहते हैं कि यार मोदी जी को लोग ट्रोल करते हैं बेचारे, ट्रम्प तो साहब इनका दोस्त है, ट्रम्प तो साहब इनका दोस्त है। आदमी कैसे बताएगा? मोदी जी ने ये तो नहीं कहा कभी कि ट्रम्प मेरा लंगोटिया यार है, उन्होंने कहा दोस्त है, गुड फ्रेंड। गुड फ्रेंड का मतलब इतना ही होता है कि जैसे आपने नाम लिया अलक पांडे साहब, खान सर का, तो ये भी आपस में दोस्त हैं। या और भी 2-4 कोचिंग वाले को ले लीजिए, वो सब भी दोस्त हैं, लेकिन बिजनेस में एक दूसरे का काटने में कोई पीछे नहीं है। वो चाहता है इनके यूपीएससी से ज़्यादा बच्चे मेरे पास हों, कोई चाहता है इनके नीट से ज़्यादा बच्चे मेरे साथ हों। एक लेवल पे कंपटीटर तो हैं बट दोस्त हैं। ऐसे अडानी कभी नहीं चाहता, अडानी से आप पूछेगा, आप अंबानी, अरे वी अडानी एंड अंबानी आर गुड फ्रेंड्स, यही बोलेंगे, लेकिन एक दूसरे का काटने पर तले हुए हैं। वो कहता है तुम 47 रुपये का आधा लीटर तेल बेचोगे, मैं 45 का बेचूंगा, ज़्यादा बड़ा धंधा बनाऊंगा। तो ये दोस्ती वो वाली है। लोगों को ना दोस्ती का मतलब लोग समझ रहे हैं मेरा दोस्त तो ऐसा था, वो मेरा नुकसान कैसे सोच सकता है, कैसे चाह सकता है। ये वो दोस्ती नहीं है, ये हेलो हाय वाली दोस्ती नहीं, लेकिन है। उनकी दोस्ती में तो ऐसा भी है ना कि मैं तुम्हें बर्बाद भी कर सकता हूँ टाइप बोल देते हैं। जैसे अभी ट्रम्प ने कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो मैं मोदी का करियर बर्बाद कर सकता हूँ, पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूँ। ट्रम्प अभी बच्चा है, मोदी जी का क्या पॉलिटिकल करियर बर्बाद करेगा? मोदी जी का पॉलिटिकल करियर आज भी ट्रम्प से बहुत बड़ा है। आप खुद देखिए भाई, जो बंदा कितने बार मुख्यमंत्री रहे गुजरात के? 3 बार। 3 बार 15 साल, 2 साल प्रधानमंत्री, 25 साल, 2 साल अभी हो गए, 3 साल और रहेंगे, 30 साल ये हो गए, तीसरी बार बन गए हैं। तीसरी बार बन गए। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो ट्रम्प मोदी जी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद करने की अगर सोच रहे हैं तो ट्रम्प बहुत बड़ी गलत फहमी में। ट्रम्प इतना लंबा भाषण दे के जाएगा और मोदी जी सिर्फ 4-5 लाइनें बोलेंगे और वो एकदम इमोशन भरी एक्टिंग करेंगे कि लेकिन यहाँ हम पे मोदी जी पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। यहाँ पे एक ये चीज़ चल रही है ना कि एप्स्टीन फाइल जब से आया है और जब से ये पता चल रहा है कि मोदी जी के भी कुछ कनेक्शन रहे किसी को खुश कराने के लिए, सार्वजनिक मेल है, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो पूरे दुनिया भर में इस पे विषय पे चर्चा हो रहा है। विपक्ष भी ऐसा ही कुछ कहता रहता है। आप विपक्ष के नहीं हैं, लेकिन मुझे इतना तो समझ में आता है, या फिर कहीं ना कहीं आपका पॉलिटिकल एम्बिशंस तो होगा ही होगा। देखिए, विपक्ष अगर इस मुद्दे को उठा के बार बार इस तरीके की बातें कर रहा है तो गलत कर रहा है।
कि एप्स्टीन फाइल्स पे मोदी जी का जो अभी तक बाहर आया है वो इतना ही कि वो ट्रम्प को खुश करने के लिए नाच दी, यही ना, इससे ज्यादा तो बाहर नहीं आया है। देखिए क्या परिस्थिति रही होंगी, उसमें देश की भलाई निहित रही होगी, और ट्रम्प ने कह दिया होगा कुछ डील साइन होने वाली हो रही होगी। ऐसा तो नहीं कहा होगा कि मोदी नाचोगे तभी डील साइन होगी। मैं जानता हूं मोदी जी को इतना तो समझ में आया, तो मोदी जी कहते थे सुन डील अपने पास रख ले और कभी भारत आना तब हम बताएंगे कौन किसको नचाएगा। तो ऐसा तो रहा नहीं होगा कि मोदी जी को मदारी की तरह ट्रम्प नचा रहा है, वो मदारी है। नाच गए, क्या हुआ नहीं हुआ, मतलब मैं बाहर के मुद्दों पे मोदी जी के साथ खड़ा हूं, मेरा कहने का मतलब, आप मेरी बात सुनो। लेकिन जब देश में एक मुखिया जो घर चला रहा है उसको कई बार बाहर आत्मसम्मान गिरवी रखना पड़ता है। अब आप मेरे पड़ोसी होने के नाते मेरी पत्नी को या मेरे बच्चों को आके ये कहें कि ये भाई साहब तो अपनी टोपी उसके जूतों में रख दिए थे अपनी कंपनी के मालिक के, तो ये गलत बात होगी। तो मोदी जी को विदेश नीति के लिए कहां झुकना पड़ रहा है, वो मैं ये मानता हूं कि उन्होंने देश को इतना मजबूत नहीं किया, पर कमजोर हालातों में लाके खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री को मैं, जब आप इतनी सारी चीजें बोल रहे हैं ना पूरे देश पे, प्रधानमंत्री पे, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, क्योंकि जो कमियां हैं वो आपको नजर आ रही हैं, बिल्कुल आप स्पष्ट बोल रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे एक विचार जानना चाहता हूं, क्योंकि आपके भी लाखों फैंस हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जो आगे चल के कोई ना कोई एक विचार बनाएंगे या पहले से उनके पास एक विचार होगा कि एक प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री को बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि देखो ट्रम्प, तुम ये जो बार बार कह रहे हो कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया, ये तुम बहुत गलत कह रहे हो। क्या प्रधानमंत्री किसी बड़े मंच से या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या खुद की वीडियो में जो वो मन की बात करते हैं उसमें डायरेक्ट आके कह पा रहे हैं? ये आखिर क्यों नहीं कह रहे हैं? बिल्कुल, कहना तो जरूरी है। एकदम सही सवाल पूछा है। वो इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि ट्रम्प के दबाव में है, प्रेशर में है। अब क्यों प्रेशर में है ये सार्वजनिक होना मैं जरूरी नहीं समझता। ये हमें, आपको, विपक्ष और देश की जनता को सोचना चाहिए कि इतना सब हो गया, सिर्फ साफ पता चल रहा है कि मोदी जी अपने मुंह से आके कहें कि मैं ट्रम्प के प्रेशर में हूं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो नहीं लगेगा मेरा देश का प्रधानमंत्री इस तरीके से असहाय फील कर रहा है, बट दिख रहा है। अब मैं उस दिख रहे पे चोट करूं कि क्यों हो दबाव में, क्योंकि वो हमसे और आपसे ज्यादा भारत की स्थिति को समझ रहे होंगे, जिसके हाथ में देश है, तो दबाव में तो है ही। और जहां तक बात कॉन्फ्रेंस पे, अब मुझे लगता है, वो ये लगता है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कि पहले कभी कॉन्फ्रेंस नहीं किए, सीएम थे तब भी किए, और जब पीएम थे 2014 के आसपास तो कुछ करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे। बट प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उनका खैर नहीं रहा इस मामले जब सीएम थे तब भी नहीं करते थे। सीएम जब थे तब करते थे, लेकिन पीएम बनने के बाद कभी उनका ऐसा नहीं रहा कि वो करें। और एक और बड़ा ज़रूरी सवाल इसी में मैं चाहता हूँ जवाब आप दे ही दीजिए। क्या आप मानते हैं कि किसी प्रधानमंत्री के लिए उसके सांसद, वो चाहे सहयोगी पार्टी के हों या विपक्ष पार्टी के हों, यदि संसद में हैं तो उस प्रधानमंत्री के लिए वो खतरा हो सकते हैं? बिल्कुल, कभी नहीं। मैंने तो उससे 4 दिन पहले ही इसीलिए बोला कि मैंने बोल दिया कि वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर मैं मानता हूं मोदी जी को, क्योंकि अब वो ये बात कह के तो वो, मतलब जाहिर सी चीज़ है, पूरे देश को शर्मिंदा करना पड़ा कि आपने अपनी वो कमजोरी साबित कर दी कि आप संसद में आएंगे तो महिलाएं सांसद आप पे हमला कर देंगी। और विदेश में बैठे हुए लोग भी देख रहे हैं, मीडिया देख रही है। बहुत ही गलत था। ओम बिरला जी का ये बयान था, मोदी जी ने तो नहीं कहा है कि मैंने मोदी जी को मना किया कि आप मत आइए और मोदी जी मान गए उनकी बात कि मैं नहीं आऊँगा। ये एकदम गलत था और एकदम एक्सेप्टेबल नहीं था। और मुझे लगता है कि आप पॉलिटिक्स में भी रिटायरमेंट की ज़रूरत है। जैसे नीतीश कुमार साहब को रिटायर हो जाना चाहिए था। आप ठीक से अब बातों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, आप बोल नहीं पाते, लेकिन नीतीश ने बहुत अच्छा किया। नीतीश ने जंगल राज खत्म कर दिया। अरे नीतीश ने अच्छा 10 साल पहले किया, 12 साल पहले किया। अब नीतीश नहीं है अच्छा डिसीजन लेने की स्थिति में, उसको नहीं है उनकी मेंटल स्थिति, क्या है? तो उसको लेकर के झेलने की जरूरत क्या है? सेम पीएम के साथ भी आप समझिए कि पीएम भी पिछले 5 साल में ज्यादा कमजोर हुए हैं। मैं उनको देख के भी अब ऐसे नीतीश कुमार वाली फीलिंग महसूस करता हूं। बीजेपी ने तो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया। वही आप क्या है कि नए लोगों को लाना नहीं चाहते, आप उत्तराधिकारी ही नहीं चुनना चाह रहे।
आप बताइए कि कोई एक ऐसा आदमी आपकी नजर में आता है बीजेपी में जो इस वक्त उस स्थिति में है कि उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए? बड़ा सवाल हो जाएगा, हाँ, मेरे लिए मतलब छोड़ दीजिए। वही मैं कह रहा हूँ कि तो बड़ा मुश्किल है कि आप उत्तराधिकारी, आपको रिटायर होते होते तो किसी को चुन लेना था। मैक्सिमम पॉलिटिशियन शादीशुदा नहीं है, बच्चे बनने का कोई स्कोप नहीं है कि आपके बेटे को बना देंगे साहब। मुलायम सिंह जी थे कि बेटे को सीएम जाने से पहले बना दिया भाई, जरूरी था तो वो राजनीति में आ गए, दुनिया जान गई, अब वो आगे। आपके हिसाब से विकल्प क्या हो सकता है? क्या राहुल गांधी को आप भविष्य का विकल्प देखते हैं, या उन्हें कैसा नेता अभी के मामले में आप समझ पा रहे हैं? राहुल गांधी अच्छे नेता हैं और अच्छा बोलते भी हैं, करते भी हैं। राहुल गांधी से मुझे एक ही शिकायत है कि वो ओवर कर देते हैं बस। ओवर क्या कर देते हैं? मतलब जैसे क्या है कि हमने हमारे टाइम में था कि जैसे हम शायरी सुनाते थे या डायलॉग सुना जाते, कॉमिक्स कॉमेडी करते थे, तो हमें ये सिखाया जाता था जब हमने थोड़े बहुत दिन क्लासेस की थिएटर में, तो हमें सिखाया जाता था कि किसी भी बात को रिपीट नहीं करना होता है। आपने कोई शायरी पढ़ी तो बस बोल दीजिए, ये नहीं कि एक लाइन अच्छी हो तो उसको 4 बार बोल रहे हैं, उसका वजन खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी के साथ मैं क्या देखता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उन्होंने कोई एक डायलॉग दिया, उसी को 4-5 बार रिपीट कर देंगे, तो वो अभी देश की जनता के साथ वो कनेक्शन नहीं बन पाता। और आप एक ही मुद्दा, जैसे उनको चल गया कि ये मुद्दा चल गया, देश में आज एक मुद्दा नहीं है, देश में आज एक सिर्फ एपिस्टीन फाइल मुद्दा नहीं है, देश में आज एक सिर्फ नरवाणे की बुक मुद्दा नहीं है, देश में और भी मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। आप इन सब मुद्दों को भी एक एक करके हर 2-2, 3-3 महीने पे आपको उठाना पड़ेगा। आप एक ही मुद्दे को लेके पीछे नहीं पड़ सकते। वो ये चीजें ये है ओवर कर देने वाली। सड़क पे वो प्रदर्शन जो है वो खत्म हो गया है, एक बड़ा मूवमेंट नहीं बन पा रहा है। हाँ, इसीलिए नए मूवमेंट नेता अगर भी आपने नहीं आ पा रहे हैं। देखा, आप जो कह रहे हैं ना कि नए नेता, आप विकल्प देखते हैं। अरविंद केजरीवाल साहब का जन्म कैसे हुआ? आंदोलन, अन्ना आंदोलन। मुलायम सिंह यादव जी का जन्म कैसे हुआ? आंदोलन। कल्याण सिंह जी कैसे है? सब ये आंदोलन से निकले हुए नेता है। नीतीश कुमार आंदोलन से निकले हुए नेता है। आंदोलन नहीं होगा तो नेतृत्व करेगा कौन? कैसे पता चलेगा कि किसकी नेतृत्व क्षमता अच्छी है? बट आज आंदोलन करना मुश्किल हो गया। तो इस सरकार में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये क्रिटिसिज्म नहीं झेलना चाहती। जब तक आप अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं कि हाँ दिल्ली की हवा खराब है, हम जिम्मेदारी लेते हैं, 15 साल से पीएम का आवाज दिल्ली में है, आप किसी के लिए छोड़िए, अपने लिए तो हवा शुद्ध कर सकते थे। तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। एक्सेप्टेंस नहीं लाएंगे तो आप सुधार नहीं कर सकते। तो शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मैं आखिर में आपसे आपका क्लोजिंग नोट लूँगा कि आप क्या इस पूरे इंटरव्यू से समझते हैं, और क्या ऐसी कोई चीज़ है जिस पर आप अपने विचार रखना चाह रहे हैं? नहीं, मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि मैं गणित पढ़ाता हूँ, और गणित पढ़ा के मैंने अपने जीवन को बहुत अच्छा किया है। इतना अच्छा किया है कि मेरी बची हुई 25-30 साल की ज़िंदगी भी अच्छे से कट जाएगी, बीत जाएगी बढ़िया ढंग से। लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ और देशों को देखता हूँ, उनके एजुकेशन सिस्टम को देखता हूँ, सिंगापुर के बारे में सोचता हूँ, तो पता चलता है कि सिंगापुर आज से कुछ सालों पहले उसकी नदियाँ कितनी ख़राब थीं, उन्होंने किस तरीके से और कैसे इतना डेवलप कर दिया। दुबई में कैसे रेत पे दुबई बना दिया गया। तो मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इतने विदेशी दौरे किए, हम उन सब चीज़ों को अपने देश में क्यों नहीं ला पाए? जब आप बहुत बाहर जाते हैं तब आपको आपके देश के प्रति प्रेम लगातार बढ़ता चला जाता है, और आपको वो दर्द महसूस होता है। आप नोटिस करेंगे कि मैंने पिछले कुछ सालों में ही देश के प्रति ज़्यादा चिंता जाहिर की। क्योंकि जब मैं बाहर गया तब मैंने दुनिया देखी, उससे पहले मुझे नहीं पता था। तो ऐसा नहीं है कि मुझे देश से प्रेम नहीं है या मैं किसी पार्टी के खिलाफ बोलना चाहता हूँ, ऐसा मेरा कोई इंटेंट नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इस भ्रम में ना जिएं कि आपकी आगे आने वाली जनरेशन विकसित भारत का हिस्सा होगी। ऐसा नहीं हो रहा है। हम आप सब लोग ना अच्छा पानी पी रहे हैं, ना अच्छी हवा ले रहे हैं, ना अच्छा खाना हमें बाहर मिल रहा है। आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो आप सोचिए, आप उन्हें कह देते हैं कि बेटा दूध पी लेना, और वो अमूल का दूध ला के पी लेता है, तो वो दूध ठीक नहीं है उसकी हेल्थ के लिए। बाहर से जो वो खाना ले रहा है वो ठीक नहीं है। तो इन सब पे मेरी चिंता रहती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर हम बोलेंगे, आप बोलेंगे, आपके जैसे लोग बोलेंगे, तो आपने फैसले भी पलटते हुए देखे हैं, चाहे वो अरावली पर्वत का हो या कोई और मुद्दा हो। इसीलिए बोलना ज़रूरी है, इसीलिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। तो मैं एक दिन चुनता हूँ ऐसा ही, ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक भी पहुँचे, लोगों तक भी पहुँचे, लोग ज़्यादा जागरूक हों, और सरकारों को समझ में आए कि अब जनता बहुत दिनों तक बेवकूफ़ नहीं बनेगी। भारत बहुत खूबसूरत देश है और हमें इसे और खूबसूरत बनाना है।
शुक्रिया माट साहब Thank हमसे you. बातचीत करने के लिए। तो अभिनय शर्मा थे हमारे साथ, और आखिर में हमेशा से आपको कहा जाता है कि अगर आपको हमारा इंटरव्यू और ये बातचीत अच्छी लगे तो इसे आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।